ये है तस्वीर में खड़े जेपी मॉर्गन और उनके साथ हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जमाना है 1895 का, द ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका के हालात इतने खराब हो चुके थे कि दुनिया में बदनामी, इकोनॉमिक क्राइसिस, हर तरह से अमेरिका बिल्कुल लग रहा था अब तबाह हो जाएगा और कभी वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन किसी सियासी जमात ने नहीं, किसी तंजीम एसोसिएशन ने नहीं, किसी मजहबी जमात ने नहीं, सिर्फ एक शख्स ने, ये जो खड़े ना जेपी मॉर्गन, सिर्फ एक शख्स ने जाकर हुकूमत को बार बार पुश किया, आइडिया दिया, और एक ऐसा आइडिया जिससे अमेरिका बच गया। इसलिए कहा जाता है जेपी मॉर्गन वो इंसान है जिसने अमेरिका को अकेले बचा लिया था। ऑब्वियसली जेपी मॉर्गन का तो इसमें फायदा था, लेकिन यहाँ हैरत अंगेज बात है जिस पे आपने गौर करना। 1895 में और भी बहुत अमीर अमीर लोग थे, कार्नेगी, रॉकफेलर, इनके स्टील का बहुत काम चल रहा था। उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी रिस्क लेने की कि एक हुकूमत जिसके पास पैसा खत्म हो रहा है, अमेरिका के पास सिर्फ 3 हफ्ते रह गए थे कि भाई सोना भी खत्म और अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाता। उस जमाने में कोई भी और इंडस्ट्रियलिस्ट या अमीर आदमी आके आइडिया नहीं दे रहा था, सब डर रहे थे। लेकिन जेपी मॉर्गन गया और उसने प्रेसिडेंट को आइडिया देना शुरू किया कि भाई ऐसा करते हैं तो यूरोप से भी सोना आएगा, यहाँ से भी गोल्ड आएगा, और अगर ज़्यादा गोल्ड आ जाएगा तो हमारे लिए जो हमारी करेंसी है उसके लिए सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा गया कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा गोल्ड दुनिया का जमा कर लिया, 70% गोल्ड। अब अमेरिका ने फिर उसके बाद बोला भाईजान ये देखो मेरे पास इतना इतना गोल्ड पड़ा हुआ है, अब मेरी जो करेंसी है ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी होगी। सबको इसलिए मानना पड़ा कि उस जमाने का रूल ये था, अब नहीं है, कि जिसकी भी मुल्क में जो भी डॉलर प्रिंट होता है या जो भी करेंसी प्रिंट होती है उतना ही पीछे गोल्ड होना चाहिए। बाज पाकिस्तान में लोग सोचते हैं शायद स्टेट बैंक के पास उतना ही गोल्ड पड़ा है जितने नोट प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब ये है कि प्रिंटर से नोट जितने प्रिंट करते जाओ, लेकिन उस जमाने के रूल के हिसाब से अमेरिका के पास क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड था इसलिए उसका डॉलर जो है रिजर्व करेंसी बन गया। इसलिए दुनिया में आप कहीं भी परचेजिंग करते हैं, आते जाते हैं, तो डॉलर आपको हर जगह नजर आता है। 1971 में ये रूल खत्म कर दिया गया था। अमेरिका ने बोला भाई गोल्ड वोल्ड नहीं है पीछे, अब भाई हमारी मर्जी, हम डॉलर जितना भी प्रिंट करें। इसकी वजह से दुनिया में महंगाई आना शुरू हुई, क्योंकि जितना डॉलर वो प्रिंट करते गए, सप्लाई बढ़ाते गए, डिमांड उसकी जो है गड़बड़ होती गई, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई की जो रफ्तार है वो तेज होने लग गई। इसलिए कहा जाता है कि डॉलर से जान छुड़ानी। चाइना, रशिया, इंडिया इस वक्त जो है बैठा हुआ है कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि एक हम इनको हटाएं और हमारी करेंसी आ। यही वजह कि चाइना ने जाकर ईरान को और सऊदीया को समझाया भाईजान क्या आपस में लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारे तो शुरू में शिया सुन्नी के कोई इतने झगड़े ही नहीं थे, तो तुम्हारे इस्लाम में जो है कहते साथ रहना, ये क्या तुम लड़ाइयाँ कर रहे हो, छोड़ो सब कुछ। अब तुमने ये करना है कि देखो इस बात को समझो कि अमेरिका तुम्हें लड़वाना चाहता है ताकि अपना असला तुम्हें बेचे, आप ना बेचेगा तो उसके बाद पैसा आएगा। तो चाइना ने क्या किया है कि ईरान और सऊदीया को एक साथ मिला रहा है ताकि किसी तरह डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर खत्म किया जाए। जो ऑयल है उसको भी देख रहे होंगे आप, सुनने में आ रहा होगा भाई डॉलर में नहीं खरीद रहे, हम अपनी करेंसी में खरीदेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में क्या डॉलर एकदम जाने वाला है? ऐसा होगा नहीं। उसकी रीजन ये है कि किसी भी मुल्क की अगर करेंसी को पूरी दुनिया की ग्लोबल करेंसी बनना है तो उसके लिए सबसे पहले चाइना तो ये नहीं कहेगा इंडिया तुम्हारी करेंसी चलो बनने देते हैं, या इंडिया ये तो नहीं कहेगा चलो भाई चाइना तुम्हारी बनने देते हैं, रशिया चलो तुम्हारी आने देते हैं, चलो भाई किसी और की। ये आपस में ही इनकी जो है लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इसीलिए सोचने की बात यह है कि अमेरिका जो है वो क्या इस वक्त गिर जाएगा किसी वजह से, या डॉलर ख़राब हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि जीडीपी देखा जाएगा। इस वक्त जीडीपी चाइना से अमेरिका का ज़्यादा है, ठीक है। अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल है, उसका जो फेडरल रिजर्व है यानी सेंट्रल बैंक है वो खुद मुख्तार है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है किसी भी मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज में दुनिया ने कितना पैसा लगाया हुआ है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप यानी दुनिया ने जो पैसा लगाया हुआ है इस वक्त वो है $40 ट्रिलियन। और उसके साथ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, टेक्नोलॉजी की सारी क्रिएशंस और सारी इंटरनेट को जो समझे पूरे कंट्रोल कर रही है वो भी कंपनी सारी अमेरिका की है। दूसरी बात, अमेरिका से कोई पंगा इसलिए नहीं लेना चाहेगा कि आप सोचें कि वो अपने डिफेंस के उनका जो बजट है मिलिट्री का लास्ट टाइम वो था $1.1 ट्रिलियन, और वो सबके साथ उनकी दोस्ती है। जापान उनका दोस्त है, नेटो के साथ मिलके वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चाइना अकेले हमला नहीं कर सकेगा, रशिया अकेले हमला नहीं कर सकेगा। तो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो स्टेबिलिटी है वो अमेरिका की बाकी सारी कंट्री से सबसे ऊपर है। अब बात आती है कि अमेरिका में रिसेशन तो आ गया है और अनाउंस भी हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन देखें 2008 में जो बुरे हालात हुए थे और हुए भी अमेरिका की अपनी वजह से थे, अमेरिका की अपनी गलतियों की वजह से थे, उसके बावजूद अगर मेरे ख्याल से डॉलर ने कहीं इधर उधर जाना होता तो 2008 में चला जाता। लेकिन उस वक्त सारे मुल्कों ने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी कि भाई डॉलर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका पे कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, डेट टू
जीडीपी का चक्कर है। अगर इस चार्ट को देखें तो चाइना का जो जीडीपी है वो भी बेहतर होता जा रहा है, लेकिन चाइना का डेट टू जीडीपी अगर देखें तो 2023 में अमेरिका से बहुत ज्यादा होने वाला है। बेशक इसमें इंडिया यूरोजोन मौजूद है। एक और फैक्टर है जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो भी सुपर पावर है उसके तब्दील होने में तकरीबन 250 साल लगते हैं, यानी 250 ईयर्स के बाद एक नई सुपर पावर आती रही है अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए। और अब तो जंगें भी इतनी नहीं हो रही, और इसके अलावा अमेरिका को सुपर पावर बने हुए अभी 100 साल हो। तो कहा यह जाता है कि अमेरिका इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाला, लेकिन 2025 में ये प्रेडिक्शन हो रही है कि अगर मामला ऐसे चले तो चाइना और अमेरिका की खतरनाक किस्म की जंग हो सकती है। लेकिन इसके साथ हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। ये जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया दोबारा देखें, इसमें कहीं पाकिस्तान नजर आना चाहिए। हम सबकी ख्वाहिश ये है। आइडियाज की बात की जाए, पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताता हूँ जो एंड में, और उस पर आपने अमल करवाने की कोशिश कर। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो मई 15, 2019 को मैंने जाकर हुकूमत वक्त को बताया कि अगर हमें अलाउ कर दिया जाए, और ये बात हो रही है 2019 की, जो मैंने ट्वीट भी किया था, रिकॉर्ड पे भी है और लातादाद वीडियोस भी हैं, और ये कोई ऐसी हवा में बात नहीं थी। मैंने कहा जी देखें, हाइड्रो पावर के थ्रू केपीके के इलाके में अगर हमें इथीरियम बिटकॉइन की माइनिंग मशीनें लगाने दी जाए और दुनिया के लोगों को कहा जाए कि आप यहाँ आके माइनिंग मशीनें लगाएं, तो हुकूमत को 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर लोग लगाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ हमारे पास इथीरियम बिटकॉइन आएंगे, जब इसकी कीमत सिर्फ $7,000 थी। और उसके बाद मैंने जाकर उनसे कहा कि पाकिस्तान में टेनअप के नाम से क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज लॉन्च करने दें, तो जो फीस होगी वो कट के मिलेगी। इमरान खान साहब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, अगर इमरान खान साहब ये बोलेंगे कि दुनिया के लोग इस क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करें, हमें तो फीस में पैसे मिलने थे, हमें खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमें बिटकॉइन खरीद कर उसको ऊपर नीचे नहीं करना। लेकिन कहा गया कि वकार ज़का जो है वो अटेंशन सीकर है, और ये खबर हर जगह चलने लग गई कि जी 2019 में वकार ज़का ये कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी अगर पाकिस्तान से लॉन्च कर दी जाए और पाकिस्तान का क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर दिया जाए, हाइड्रो पावर के थ्रू लगा दिया जाए, तो ये तमाम चीज़ें गलत हो जाएगी। मैं जानता हूँ इसके बाद आवाज आएगी, अबे तू अपने आप को जेपी मॉर्गन समझता है, तू है कौन, तू तेरा जाएगा क्या। आपको एक चीज दिखाता हूँ और एक बार याद रखें, पाकिस्तान के श्रीलंका जैसे ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान के हर मुस्लिम मुल्क और बहुत सारे लोग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मदद करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, $6 बिलियन सऊदीया ने ऑफर किए, जिसमें से $3 बिलियन का ऑयल दिया 2018 में। 2021 में $3 बिलियन आ गए। फिर उसके बाद कतर ने कहा कि हम $2 बिलियन आपको देना चाहते हैं। इसी तरह आपको लेकिन एक वाकया हुआ था, क्या आपको याद है? जब इमरान खान साहब सऊदीया में थे, वहाँ पे जो प्रिंस हैं उन्होंने अपना, आप कहा जा रहा, आप मेरे प्लेन में न्यूयॉर्क चले जाओ, कमर्शियल फ्लाइट छोड़ दो, आप हमारे दोस्त हो। जब वहाँ इमरान खान को लेकर गए तो जहाज़ में कुछ ऐसा हुआ कि जब इमरान खान न्यूयॉर्क में उतर के चले गए और वापस आने के लिए वही सऊदी प्लेन यूज़ करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं भाई टेक्निकल इसमें कुछ गड़बड़ है, हमने वापस भेज दिए थे यार। और उसके बाद उनको कमर्शियल फ्लाइट में आना पड़ा। ऐसा क्या हुआ होगा आपके ख्याल में? अच्छा, ये सारी बातों में बहुत सारी बातें मैं भी निकाल सकता हूँ और बहुत सारे सियासतदानों के बारे में बात कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये इस बात का नहीं है। इससे पहले कि आप ये बोलेंगे वकार ज़का तुम खुद तो हांगकांग में होते हो अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के चक्कर में, कभी अमेरिका में होते हो, कभी यूरोप में होते हो, तो तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पाकिस्तान में होना चाहिए। भाई पाकिस्तान में ही थे इतने अरसे। जो डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाने वाली जो पार्टी थी, उसके आगे पीछे घूमते रहे कि भाईजान ये कर दो कर दो कर दो, अपना सारा। अब आप सोचें, सुबह अदालत जाना, हुकूमत के लोगों के पास जाना, ये कोई मुझे पैसे देते थे या मेरा कोई बिजनेस चल रहा था इनके पास जाने से, या मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, वो टाइम में ट्रेडिंग पे लगाता, कुछ और करता, तो क्या कर रहा होता अभी? सारा वो टाइम वेस्ट हुआ। जब डिजिटल पाकिस्तान का नारा मारने वाले मेरी बात नहीं सुन सके, तो आपको लगता है, मुझे यकीन होगा कि ये बाकी सारे जो है ये बातें मेरी समझ सकेंगे, जिनको अभी सोशल मीडिया की वैल्यू नहीं पता। तो मैंने कहा भाईजान पहले यहाँ से पैसे बना लें, और याद रखें आप लोग उन पे बिलीव करते हैं जो पाकिस्तान में रह के आपको लॉलीपॉप पकड़ा रहे होते हैं, और आप कहते हैं बस सैलाब आ गया, अरे हमारा फेवरेट पॉलिटिशियन आ गया, उसने ताज़ियत कर दी, बस ठीक है। इस चीज से निकलो, कोई पाकिस्तान में है या नहीं है, सोचो ये आइडिया कौन दे रहा है, कौन मुल्क को ठीक करने की बात कर रहा है। आज एक आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सारे सियासतदानों को आपने साथ बिठाना है, इनकी सुलह कराओ, ट्रेंड चलाओ, है सुलह करो, क्योंकि मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। इन सबको बताने की जरूरत है भाई, आप बहुत ज्यादा करप्ट है अगर, और आपने बहुत ज्यादा सिंध को बर्बाद किया हुआ है, तो एक को आपको बताना पड़ेगा भाई ये सियासत है, ये हक और बातिल की जंग नहीं हो रही। आप मक्का फतह करने नहीं निकले, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। साथ बैठकर एक दफा आपस में सेटिंग कर लो, बात कर लो। अब आप कहते हो कि नहीं हम लड़ते ही रहेंगे, मुल्क को जाम कर देंगे, भले इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाए। भाई साथ बैठ के सुलह करके पहले आ जाओ, फिर इलेक्शन में जीतते रहना मेरे भाई। अभी तो हालात जो इतने बदतरीन हो रहे हैं, इसमें तो सुलह कर लो। अगर इसमें भी सुलह नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा,
अभी तो इनकी बारी है क्योंकि ये सारे यहाँ मौजूद है और इन्हीं से काम लेना पड़ेगा, लेकिन 2027 में इंशाल्लाह हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर हुकूमत में ज़रूर आएगी। और इसके लिए यहाँ पर जो आपको ये पेज दिया हुआ है टेक मूवमेंट PA के, आपने यहाँ जाना है, आपने यहाँ जो है मैसेज करना है कि मैं इस इलाके से हूँ, मैं MNA MPA की टिकट लेना चाहता हूँ और आपके थ्रू इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन 2027 में ही मैं देखता हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए, आइडिया ज़रूर दें। चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आप समझें आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, इमेजिन कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग का चक्कर है। जब तक पॉलिसी नहीं ठीक होगी, बाकी जितने नारे NGO चलाते रहो, मुल्क नहीं ठीक होने वाला। मुल्क NGO से नहीं चलता, मुल्क रेमिटेंस से नहीं चलता, मुल्क चलता है कि पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि तरक्याती काम हो सके प्रॉपरली। शो मारने के लिए सिर्फ सब्सिडी ना दी जाए, शो मारने के लिए ये बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन की रोडें बनाई जा रही हैं, इन पे ना ध्यान दिया जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट के इस पेज पे जाइए, फेसबुक पेज पे, और यहाँ आइडियाज देना शुरू करें, ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते जाएं।